नमस्कार दोस्तों, आज हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की है। यूनिट का नाम है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें तमाम चीज़ों का अध्ययन करना होता है। उसके अंतर्गत हम लिथोस्फीयर का स्टडी करते हैं। इसके बाद हाइड्रोस्फीयर का स्टडी करते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर का स्टडी करते हैं। 4 प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं। उनमें से पहला जो टॉपिक है लिथोस्फीयर यानी चट्टान मंडल। चट्टान मंडल के अंतर्गत आप देखेंगे कि पृथ्वी में 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक अंतर्जनित बल और एक बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल के अंतर्गत 4-5 प्रकार के बल काम करते हैं। उनमें से पहला आज हम पढ़ने वाले हैं नदी के द्वारा किए जाने वाले कार्य। नदी के बाद हम भूमिगत जल को पढ़ेंगे। भूमिगत जल के बाद हम हिमानियों को पढ़ेंगे। इसके बाद समुद्री तरंगों के कार्यों को पढ़ेंगे और इसके बाद अंत में पवन के कार्यों को पढ़ेंगे। तो इस तरह से इतने 5 टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं। बाकी कुछ वीडियो पहले भी पढ़ चुके हैं। हम इस वीडियो में नदी के द्वारा किए गए कार्यों की बात करेंगे। नदी यानी बहता जल किस प्रकार से एक स्थान से निकलता है और निकल करके जब समुद्र में महासागर में जाता है, वहां पर मिल जाता है, तो बीच में किस किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करता है, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रमशः उनके नाम लिखे गए हैं। वी आकार की घाटी, जलोढ़ शंख, जलोढ़ पंख, जलप्रपात, विसर्प, गोखुर झील, वितरिका और नदी मुहाना। इस तरह के छोटे छोटे संरचनाओं का निर्माण किया जाता है नदी के द्वारा। एक एक करके इनको पढ़ेंगे हम आगे चल करके, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं नदी के बारे में। सबसे पहला एक टॉपिक है नदी द्रोणी क्या होता है या रिवर बेसिन क्या होता है। रिवर बेसिन को हम जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। आप ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर अमेजन नदी का मैप है। अमेजन नदी आप देख रहे हैं यहाँ से निकल रही है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है एंडीज। एंडीज से निकलती है यहाँ से नदी अमेजन, आगे जाकर गिर जाती है अटलांटिक ओशियन में। इस नदी में जिस जगह से ढाल इस नदी की ओर होगा, यानी जहां जहां से भी ढाल इस नदी की ओर होगा, जिसको ये लाइट येलो कलर से दिखाया गया है ये पूरा एरिया, तो उतने एरिया का ढलान जब इधर की ओर होगा तो इस सारी जगहों के से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो इस नदी में आकर गिर जाएंगी। ये सारी नदियां इधर उधर से नीले रंग से जो आपको दिखाई जा रही हैं, इस नदी की ओर अमेजन की ओर ही क्यों आ रही हैं दौड़ करके? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस पूरे एरिया का ढलान किस ओर है? बीच में अमेजन नदी की ओर। तो इस तरह से ये पूरा क्षेत्र, वो पूरा क्षेत्र जिसमें एक नदी में पानी बह करके आता है, यानी एक मुख्य नदी हो जाती है, उसके आसपास की नदियों के द्वारा पानी बहाकर उसमें जब गिराया जाता है, वो पूरा एरिया उस नदी का रिवर बेसिन कहलाता है या नदी द्रोणी कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको एक प्रश्न और बता दें कि अमेजन नदी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन बनाती है। इसका एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। आपको पता ही चल रहा है इससे कि इस नदी का कैचमेंट एरिया यानी इस नदी के द्वारा जो जल है उसको ग्रहण किया जाता है इस पूरे क्षेत्र से, इस वजह से इसको जल ग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है। नदी द्रोणी के बाद एक अन्य शब्द दिया जा रहा है यहाँ पर जल विभाजक या वाटरशेड या वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? डिवाइड करने का काम जहां पर होता है। जब दो नदी द्रोणियां होती हैं, दो नदी द्रोणियों को कोई एक ऊंचा क्षेत्र अलग कर देता है, उस ऊंचे क्षेत्र को ही वाटर डिवाइड कहा जाता है। जैसे हम भारत में बात करें तो भारत में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी के इधर आएंगे तो यहाँ से आपकी गंगा ऐसे जाएगी और गंगा की तमाम सारी सहायक नदियाँ आगे ऊपर से आएंगी और नीचे से भी उसमें जाएंगी सहायक नदियाँ। इसी तरह से एक प्रमुख नदी है यहाँ पर सिंधु, इधर से सिंधु जाएगी ऐसे करके इधर गिरेगी। इसमें भी कुछ तमाम सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं ढेर सारी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज वगैरह। तो ये आकर के इसमें मिल जाती हैं। एक जगह यहाँ पर मिठानकोट, वहां पर सारी नदियों का पानी मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं अरावली पर्वत के इस साइड एक रिवर बेसिन बन रहा है, सिंधु नदी का रिवर बेसिन बन रहा है, और अरावली के इस किनारे पर दाहिने साइड भी एक रिवर बेसिन बन रहा है, गंगा रिवर बेसिन। आपको पता होगा कि गंगा रिवर बेसिन देश का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, यानी भारत का सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सी नदी बनाती है? गंगा।
तो ये बीच में क्या करता है, दोनों रिवर बेसिन को अलग कर देता है। तो इस संरचना को वाटर डिवाइड या वाटरशेड कहा जाता है। आइए पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। वी आकार की घाटी, वी शेप वैली। जहां पर भी पर्वतों से नदी ऐसे करके निकलती है, तो जब नदी निकलती है इस तरह से, तो कुछ वी के आकार का चित्र बना देती है या वी के आकार का डिजाइन बना देती है। इस घाटी को ही वी आकार की घाटी कहा जाता है। वी आकार की घाटी जो होगी उसमें ढाल तीव्र ही होंगे। आकार के अनुसार इसको दो प्रकार से बांटा जाता है, यानी वी आकार की घाटी को दो अन्य भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पर गार्ज है, दूसरे नंबर पर कैनियन। तो क्या होता है गार्ज, क्या होता है कैनियन, आइए जान लेते हैं। गार्ज क्या होता है, जब बहुत गहरी तथा सकरी घाटी होती है, बन जाती है, नदी कटाव करती है किसी पहाड़ का और बहुत पतला पतला हिस्सा काटती है, एकदम सकरा काटती है। इस सकरे रास्ते को ही क्या कहा जाता है, इसको गॉर्ज कहा जाता है। हिंदी में इसको कंदरा कहा जाता है। तमाम सारी नदियां हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी जैसे है, हिमालय, यहाँ पर आपका महान हिमालय आ जाएगा। सिंधु नदी जब महान हिमालय को क्रॉस करेगी तो इस तरह की संरचना बनाएगी, यहाँ पर गार्ज का निर्माण करेगी। इसी तरह से उसको सिंधु गार्ज कहा जाएगा। एक अन्य नदी है सतलज, सतलज भी यहाँ पर आएगी, सतलज भी यहाँ पर एक गार्ज बनाएगी, उसको सिपकीला गार्ज कहा जाता है, सिपकीला दर्रे के पास। और इसी तरह से इधर दूसरे साइड पर जाएंगे आप, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकल के ऐसे करके आएगी, तो ब्रह्मपुत्र भी यहाँ पर एक गार्ज बनाएगी, इसको हम देहांग गार्ज कहते हैं। क्यों देहांग गार्ज कहते हैं, क्योंकि देहांग नाम से जानी जाती है नॉर्थ ईस्ट में। इस तरह से ये तमाम सारे गार्ज हो गए। यानी गार्ज एक पतला संरचना होता है, पतला सकरा स्थान होता है जिसको काटती है नदी, उसको गार्ज कहा जाता है। कभी कभी इसको आई आकार की घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि आई के आकार का ये डिजाइन बन जाता है। यही डिजाइन यानी यही गार्ज जब नदी के द्वारा ज्यादा मात्रा में काट दिया जाता है तो इसका आकार बढ़ जाता है, यानी काफी ज्यादा ये चौड़ा हो जाता है। तो इस चौड़े क्षेत्र को हम फिर कैनियन कहते हैं, कैनियन नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी गार्ज है, सकरा है काफी ज्यादा, और ये क्या हो जाता है आपका, काफी चौड़ा हो जाता है, इसमें चौड़ाई बढ़ जाती है, तो ये आपका कैनियन हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चौड़ाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो ये आपका कैनियन हो जाता है। दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कैनियन बनाती है नदी, उस नदी का नाम क्या है, कॉलोराडो रिवर। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कॉलोराडो रिवर पर बना एक कैनियन है जिसको ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, ये दुनिया का विशालतम कैनियन है। उसी की कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। तो अमेरिका के कॉलोराडो नदी पर बनता है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं उत्तरी अमेरिका वाले टॉपिक में। एक अगली संरचना बनती है जलप्रपात, वाटरफॉल्स। इस शब्द को आप जनरली सुनते रहते हैं। इसके बनने का तरीका यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक सॉफ्ट रॉक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ग्रे कलर से, और ग्रीन कलर से हार्ड रॉक दिखाई दे रही है। तो जब ये हार्ड रॉक से पानी बहता है आगे जा करके, तो आगे चलकर क्या करता है, हार्ड रॉक को उतना प्रभावित नहीं करता है, लेकिन सॉफ्ट रॉक जो होती है, जो मुलायम चट्टानें होती है, उनको ये काटना चालू कर देता है। उनके काटने से धीरे धीरे करके यहाँ पर आप देख रहे हैं गड्ढा बनता जा रहा है, और ये गड्ढा धीरे धीरे करके गहरा होता चला जाएगा और ये बहुत बड़ा आकार लेगा, और अंततः यही संरचना वाटरफॉल कहलाती है। कुछ वाटरफॉल्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जिन पर हमने हालांकि चर्चा कर ली है महाद्वीपीय भूगोल में, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक झरना है यहाँ पर यूएसए में, नियाग्रा, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, नियाग्रा वाटरफॉल हो गया। दक्षिण अफ्रीका की जाम्बेजी नदी पर एक विक्टोरिया फॉल है, जो दुनिया का सबसे चौड़ा झरना है, इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। वेनेजुएला में स्थित एंजल जलप्रपात है, ये एंजल जलप्रपात आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचाई परिस्थिति यानी सबसे ऊंचा झरना है, 979 मीटर इसकी हाइट है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये हो गया, सबसे चौड़ा ये हो गया, और ये काफ़ी खूबसूरती के लिए अपने जाना जाता है। जलोढ़ शंख और जलोढ़ पंख को समझ लेते हैं। इनको जानने से पहले हमें थोड़ा सा हिमालय पर चलना होगा। आप देखेंगे कि हिमालय या कोई भी पहाड़ होता है, वहाँ से हिमालय के दक्षिण में आप जाएंगे तो हिमालय के दक्षिण में आपको एक पेटी मिलेगी, उसको भाबर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र। और भाबर क्षेत्र के नीचे आप जाएंगे तो आपको एक पट्टी मिलेगी, उसको हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मोटे तौर पर जान लीजिए, भाबर जो क्षेत्र होता है ककरीले पथरीले क्षेत्र होते हैं, यानी बड़े बड़े यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र जो है महीन मृदा का क्षेत्र होता है। अब इन दोनों का संबंध यहीं से है, आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। जलोढ़ शंख का संबंध भाबर प्रदेश से है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये भाबर प्रदेश होता है।
भाबर प्रदेश में स्थित होते हैं जलोढ़ शंकु, जबकि जलोढ़ जो पंख होते हैं वो हमेशा तराई क्षेत्र पर पाए जाते हैं। यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए कैसे, ये आपका हिमालयी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र से जब नदी निकलेगी तो पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें टूट टूट करके नीचे आएंगी और उन बड़े बड़े चट्टानों के जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और पानी तो जो है आगे निकल जाता है बह करके, लेकिन ये चट्टानें इस तरह से ढेर के रूप में यहाँ पर तैयार हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, शंकु के आकार का बन रहा है, एक कोन के आकार का बन रहा है। इस वजह से इसको जलोढ़ शंकु कहा जाता है। जैसे ही आप तराई क्षेत्र में आएंगे यानी भाबर प्रदेश से और आगे बढ़ेंगे, तराई क्षेत्र आपको मिलेगा। तराई क्षेत्र में ये थोड़ा सा महीन मृदा होती है, ये मृदा आकर के इस तरह से इकट्ठी होगी। सिंपल सी बात है, अगर पत्थर होगा तो पत्थर ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ऐसे ढेर ज्यादा बनाएगा, लेकिन अगर वहीं पर कीचड़ होगा, मिट्टी होगी, तो कीचड़ मिट्टी ज्यादा ऊंचाई नहीं बनाएगी। इसके तहत जैसे ऊंचाई नहीं बनाएगी, वो फैल जाएगी चारों ओर। तो देखिए यहाँ पर मिट्टी फैल गई है चारों ओर और इस तरह से एक पंख का आकार बन गया है। तो इस पंख के आकार को हम क्या कहेंगे, जलोढ़ पंख या एलुवियल फैन के नाम से जानते हैं। तो जलोढ़ शंकु का संबंध हमेशा कहाँ से होता है, भाबर प्रदेश में होता है, या जलोढ़ शंकु हमेशा भाबर क्षेत्र में बनते हैं, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि जलोढ़ पंख हमेशा कहाँ पर बनते हैं, हमेशा तराई क्षेत्र में बनते हैं, तराई मैदानी प्रदेश में बनते हैं। एक और यहाँ पर फैक्ट बनता है, जलोढ़ पंख का निर्माण नदी की तरुणावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया होता है तराई क्षेत्र तक का, यहाँ तक तो पहाड़ी क्षेत्र होता है, यानी तराई के बाद सिर्फ समतल मैदान प्रारंभ होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नदी जो रियल में जो बनती है नदी, वो नदी तराई क्षेत्र के बाद ही बनती है। इस तरह से तराई के ऊपर तक जो भी नदी थी वो नदी की प्रौढ़ावस्था थी, यानी बचपना था उसका, और जैसे ही वो तराई से बाहर आती है तो नदी एकदम यंग हो जाती है। इस तरह से तराई क्षेत्र में पाए जाने वाला जलोढ़ पंख वाला क्षेत्र जो होता है प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक होता है। यानी जैसे ही नदी इस क्षेत्र से आगे निकलेगी, जलोढ़ पंख से आगे निकलेगी, तो नदी क्या हो जाएगी, प्रौढ़ हो जाएगी, यानी वयस्क हो जाएगी। इससे ऊपर तक जब नदी रहेगी तो वहां तक उसका क्या रहेगा, वो तरुणावस्था के अंतिम चरण का परिचायक रहता है। यानी अंतिम रूप से यहाँ पर तरुण थी, यानी बच्ची थी अभी तक जो नदी थी, और यहाँ से जैसे ही वो एलुवियल फैन बनाएगी तो नदी को क्या माना जाएगा, उसको प्रौढ़ माना जाएगा। अब यहाँ से वो नदी जवान हो गई। नदी विसर्प और चाप झीलों के बारे में बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। नदी विसर्प, विसर्प का मतलब समझ लीजिए सर्प, यानी जब नदी सर्प की तरह बन जाती है। सर्प की तरह आप चित्र में देख सकते हैं। क्यों सर्प की तरह बन रही है, अवसादी बोझ के कारण। नदी में जब ढाल कम हो जाता है और उसमें कीचड़ गंदगी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सीधे तौर पर उस चीज को नहीं लेकर आगे बढ़ पाती है। इस वजह से नदी बल खाती हुई चलती है, इस प्रकार की संरचना को बनाती है। इसको नदी विसर्प या मेंडर्स कहा जाता है। यही नदी विसर्प आगे चल करके आप देखेंगे चाप झील या गोखुर झील के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे, इस फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ से नदी आ रही है ऊपर से और यहाँ से ऐसे करके मुड़ी, ऐसे करके पानी गया, फिर ऐसे करके मुड़ी, फिर ऐसे पानी गया। तो जब आप देखेंगे ऊपर से यहाँ से आएगी नदी तो उसके पानी की ठोकर इस जगह पर लगेगी, धीरे धीरे इस क्षेत्र का कटाव करेगी और ये कटते कटते क्षेत्र काफी ज्यादा कट जाएगा। इसी तरह से जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर भी क्या करेगी, जब पानी उसका तेजी से आएगा तो यहाँ पर भी उसका क्या होगा, कटाव होगा, और इस क्षेत्र को भी कटाव करती रहेगी काफी समय तक। और एक ऐसा समय आएगा कि आगे चल करके ये दोनों क्षेत्र क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे यहाँ से, और टूट करके आप देख रहे हैं इस फिगर में ये नदी का पानी अब सीधे जाने लगेगा, इस तरह से सीधे जाने लगेगा। ये वाला काम यहाँ से खत्म हो गया और कुछ समय पश्चात ये यहाँ से कट करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से बनी झील को हम चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील क्यों कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, गाय के खुर की तरह ये होती है, ऑक्स के बो की तरह होती है, इस वजह से इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्योंकि ये नदी के द्वारा छोड़ दी गई है एक किनारे पर, इस वजह से इसको छाड़न झील भी कहा जाता है। हमने सारे नामों को बताने का प्रयास किया है। क्योंकि एक चाप की तरह बनी होती है, ऐसे चाप आप लगाते हैं गणित में, तो चाप के आकार की बनी होती है, इस वजह से इसको चापाकार झील भी कहा जाता है या चाप झील भी कहा जाता है। तो ढेर सारे नाम हो गए, चाप झील गाय के खुर की वजह से, इसको गोखुर झील,
छोड़ दी जाती है नदी के द्वारा, इस वजह से इसको छाड़न झील और इंग्लिश में ऑक्सबो लेक कहा जाता है। इस नदी के द्वारा बनाई गई इस छाड़न झील को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये नदी यहाँ से निकल गई है और इस किनारे पर एक झील को छोड़ गई है और ऐसी ही झील को छाड़न झील कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात है वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूशन से आप इसको समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन माने बांट देना। जब नदी, छोटी छोटी नदियों की धाराएं आपस में मिल जाती हैं और मिल करके एक मुख्य धारा का निर्माण किया जाता है, वहां पर जो उसकी अन्य छोटी जो धाराएं थी उनको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, यानी सहायक नदियां कहा जाता है। मान लीजिए कोई नदी मुख्य रूप से आ रही है ऐसे करके, या हम गंगा को ही देख लें तो गंगा यहाँ से निकलती है ऐसे करके जा रही है और गंगा में ढेर सारी ये उनकी ट्रिब्यूटरी है। इधर आपकी शारदा है, घाघरा, गंडक, कोसी है ना, नीचे बेतवा, केन, टोंस, सोन वगैरह जो भी नदियां हैं, चंबल उम्बल, यमुना, ये सब इसकी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई, यानी सहायक नदियां हो गई। लेकिन जब इसमें से आगे कोई नदी टूट करके अलग हो जाती है, एक तमाम सारी ब्रांचेस अलग हो जाती हैं, तो इन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है या वितरिका कहा जाता है। जब जुड़ती हैं कोई नदी पानी लेकर के उसको ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी, और जब अलग होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका कहा जाता है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है उत्तर भारत में हुगली। आप देखेंगे गंगा यहाँ पे जा रही है और गंगा से यहाँ से मुख्य नदी तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन उस नदी से एक धारा यहाँ से टूट करके अलग हो जाती है। इस नदी को हम हुगली कहते हैं। हुगली के किनारे ही आप जानते हैं कोलकाता स्थित है। तो हुगली जो है गंगा की एक प्रमुख वितरिका है, ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पर हमने जिक्र किया है, क्षिप्तिका। क्षिप्तिका क्या होता है आइए जान लेते हैं। रैपिड्स ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ढलान थोड़ा सा होता है, यानी बहुत तीव्र ढलान नहीं होता है, थोड़ा मीडियम ढलान होता है, और उस मीडियम ढलान की वजह से पानी कलकल करके आगे बढ़ता है और उस जगह का पानी जो है थोड़ा सा उथला होता है, इस वजह से वहां पर चट्टानें भी आपको दिखाई देंगी। और इस तरह के जल को आप हमेशा देखेंगे कि व्हाइट कलर का दिखाई देता है। इस वजह से इसको व्हाइट वाटर की संज्ञा दी जाती है। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाइट वाटर क्या है, तो व्हाइट वाटर रैपिड्स में जब जल आपको व्हाइट कलर से दिखाई देता है, इस घटना को हम व्हाइट वाटर के नाम से भूगोल में जानते हैं। रैपिड्स आपको पता चल गया होगा, एक प्रकार का ढलान युक्त जब नदी होती है वहां पर तेजी से जल के बहने की वजह से इस घटना को, इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, इसको हम रैपिड्स कहते हैं। अब नदी के अंत में चलते हैं, एकदम डेल्टा के पास चलते हैं। डेल्टा को पहले जान लीजिए। डेल्टा ऐसा डिजाइन होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा या फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, डेल्टा ऐसा होता है। तो डेल्टा का जब आकार बन जाता है तो उसी चीज को डेल्टा कहा जाता है, यानी नदी में जब इस तरह का डिजाइन कहीं पर बनता है उस चीज को ही डेल्टा कह दिया जाता है। निम्नवर्ती मैदानों में ढाल की न्यूनतम और अवसादों की अधिकता के कारण, निम्नवर्ती मैदान, जब मैदान निचले होते हैं वहां पर ढाल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जब ढाल कम हो जाएगा तो अवसाद अपने नहीं ढो पाती है नदी, अवसाद भी बढ़ जाता है, ढाल भी कम हो जाता है, इस वजह से अवसाद को धकेल करके आगे ले जाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से नदी कई भागों में बट जाती है। ये मुख्य रूप से नदी आप यहाँ पर देख रहे हैं, नदी कई शाखाओं में ऐसे टूट टूट करके बट जाती है और इन शाखाओं को ही डिस्ट्रीब्यूटरी भी कहा जाता है, अभी आपको पीछे बताया गया है। और इस तरह से बनी जो त्रिभुजाकार संरचना है, उस त्रिभुजाकार संरचना को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। त्रिभुजाकार संरचना होनी चाहिए, इसको हम डेल्टा कहते हैं। जैसे दुनिया का बहुत ही बड़ा डेल्टा है, या दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप जानते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये बहुत सिंपल ही चीज है, आप अच्छी तरह से इसको पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये आपका सुंदरबन का डेल्टा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। इधर साइड से इधर इंडिया हो जाएगा ये, और इधर साइड से इधर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। तो बांग्लादेश में भी और इंडिया दोनों में स्थित है सुंदरबन का डेल्टा, मुख्य रूप से गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अपने अगली वीडियो में हम भूमिगत जल के कार्यों को पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।